हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार लर्निंग बुक एप्लीकेशन में। आज अभी तक की टॉपिक्स में हम हेनरी लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, जिसमें कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल गया था p इज इक्वल टू pHx। दैट इज क्लियर। यहां तक का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो जो स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं वो मेरे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के, केमिस्ट्री क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाकर के आप सॉल्यूशन चैप्टर की जो मैंने सीरीज बनाई है उसमें आप सीरीज नंबर 7 और 6 देखिएगा, तो वहां पे आपको हेनरी लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया है। जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आज के बाद के रेगुलर वीडियोस मिलते रहें और वीडियो लेक्चर आपको कंटिन्यूस मिलेंगे। डोंट वरी। इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको आपको 3 लेवल पे पढ़ाई करनी है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं फिर से बताता हूं, एक तो एनसीईआरटी फॉलो करनी ही करनी है, उसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं। बहुत ज्यादा साइड बुक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हमें बोर्ड को देखना है और बोर्ड के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है और एनसीईआरटी की स्टडी 3 लेवल पे करनी है। फर्स्ट इज दैट इज ऑन द लेवल ऑफ वो लाइन बाय लाइन टॉपिक, दैट इज एक एक टॉपिक के बारे में पढ़िए एनसीईआरटी से, उसको अंडरलाइन करिए। कोई वर्डिंग नहीं क्लियर है उसको अपने करस्पॉन्डिंग टीचर से पूछिए, नहीं समझ में आता मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं, उनसे आप भाग नहीं सकते। अक्सर बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यूमेरिकल को डर के सॉल्व करते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी आप देखेंगे आपको हेनरी लॉ पढ़ाऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप टॉपिक पे डिस्कशन करके जा रहे हैं। जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं अच्छे से पढ़े उनको प्रॉब्लम आएगी। तो टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। जब ये अच्छे से सॉल्व हो जाए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, तब जाकर के प्रीवियस ईयर 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं जो कि एनसीईआरटी के आए हुए हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वाले, उनको अच्छे से गैदर करिए, इकट्ठा करके पढ़ाई करिए, उनमें प्रॉब्लम सॉल्व करिए। वैसे मैं आपको जनरली पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, जनरली बच्चे पीडीएफ पा जाते हैं और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपको मान लीजिए इस लॉकडाउन की कंडीशन में वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं या इन लॉकडाउन की कंडीशन में आपको पीडीएफ फाइल नहीं मिल पा रही, तो मुझे बताइए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। बट आपको एनसीईआरटी इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी 1 by 1 लाइंस एंड 10 ईयर सॉल्व, जब ये 3 लेवल पे आप चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। मतलब वो चैप्टर बोर्ड लेवल तक खत्म है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने बताया था कि हेनरी लॉ जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हेनरी ने स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने बताया था कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है किसी गैस का लिक्विड में जब हम डिसॉल्व करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी गैस का जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इक्विलिब्रियम प्रेशर के, जो उसका प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है कितना है, ये कौन डिसाइड करता है? उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर, मतलब उस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे मास ऑफ गैस सॉल्युबल उतना ही ज्यादा होगा। एक स्टेटमेंट मैंने ये बताया था, इस पे न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में जो आप देखेंगे आप। दूसरा, जब हेनरी को सपोर्ट करने डाल्टन साहब आए तो उन्होंने कहा कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, जो प्रेशर की बात हम करते हैं वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में यूज करेंगे। और उन्होंने ये बात कहा कि यहां पे मास ना लेकर के सॉल्युबिलिटी टर्म की बात की जाए। तो हेनरी ने एक जनरल वर्डिंग यूज की कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कि उस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया गया गैस का। ठीक है, और बाद में हेनरी ने सॉल्युबिलिटी बाय सॉल्युबिलिटी के बारे में आप पढ़े हैं। सॉल्युबिलिटी में नॉर्मलिटी हो सकती है, मोलरिटी हो सकती है। आपको कि यहाँ फ्रैक्शन पढ़ना है, गैसेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो इसलिए सबसे एप्रोप्रिएट सॉल्युबिलिटी टर्म जो होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसलिए फाइनली ये स्टेटमेंट आया कि जो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है इन वेपर फेज, मैंने आपको उस बार भी बताया था और फिर से बता रहा हूं, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन के। यही हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। जब भी आपसे बोर्ड में पूछा जाए तो आप यही स्टेटमेंट लिख के आएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो KH आएगा, और KH को कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, बट आप जब भी आपसे हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पूछे तो आप बस इन्हीं दो लाइंस को पकड़ के चलिए, ठीक है। ये दो लाइन क्या है? P is directly proportional to X, where P is the partial pressure in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो P क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है ये आपको क्लियर है। ये कैसा पार्शियल प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये टर्म नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर है और एक्स क्या है आपको पता है। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आई होप कि डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये IAS साल पास होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं स्टेटमेंट बता चुका हूं। हाँ, बट द कंडीशन इज बोथ आर एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो डिफिनीशन जब भी आपको लिखनी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution। क्लियर? तो ये टर्म यूज कर रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्यों होगा अभी आपसे डिस्कस करता हूं। तो पहले ये देखना कि KS हाफ क्या है। तो KS को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। भाई कोई भी कोई काम करता है तो किस लिए करता है? वो इसलिए करता है कि मेरा नाम है कि नहीं। आप भी यही काम कर रहे हैं, आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा नंबर आए, मेरे मदर फादर का नाम, ये तो चाहते हैं। तो उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, और वो आप सीरियस हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही सीरियस हैं। तो हेनरी ने क्योंकि भाई अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने अपना हेनरी लॉ कांस्टेंट टर्म किया, ठीक। तो अब KH की बात आती है, तो KH से बेटा जितने क्वेश्चन पूछते हैं मैं उस पर डिस्कशन करने चल रहा हूं। KH से पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अभी आप पढ़े कि P इज इक्वल टू होता है KHX, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? X इज इक्वल टू हो गया, या KH इज इक्वल टू निकालते हैं, अच्छा रहेगा। KH इज इक्वल टू P अपॉन X। P इज द पार्शियल प्रेशर की यूनिट। आप चाहिए तो ATM रखिए या फिर क्या रखिए, बार रखिए। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो, है ना। मोल फ्रैक्शन इज नो यूनिट। सो क्या होगा? इसका मतलब द यूनिट ऑफ KH इज ATM or bar or Pascal डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मतलब KH की वैल्यू यूनिट जो वही होगी जो कि प्रेशर की यूनिट होती है। आपसे बोर्ड में बहुत पूछता है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? आपके सामने है सर। KH की यूनिट वही होगी जो कि किसकी होती है? प्रेशर की होती है। क्लियर? तो आई होप कि आपको KH की यूनिट क्लियर हो गई होगी। KH से क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या है ये क्लियर है, ये पहले बता चुका हूं आपको। KH की यूनिट क्या होती है ये क्लियर हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप कह रहे होंगे कि सर आपकी आदत गई नहीं, अभी भी हाथ से मिटाते हैं। क्या करें बच्चों, आदत वो खराब हुई है, धीरे धीरे खत्म हो, ठीक है। आइए डोंट वरी। कोई बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत सीरियस रहते हैं। देखिए आप सीरियस पढ़ाई को लेकर अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे, वैसे मजाक करेंगे तो फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी। हाँ थोड़ा थोड़ा मजाक चलता है, बट मजाक तब चलता है जब हम अपने एडवर्स कंडीशन में हों। अभी हम एडवर्स कंडीशन में क्यों? एडवर्स कंडीशन का मतलब ये होता है कि हम कहीं प्रॉब्लम में हो तो मजाक करेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स होगा। अभी तो रिलैक्स मोड में है, अभी मजाक करने की क्या जरूरत है, अभी तो पढ़ाई करनी है ना। चलिए तो जल्दी लाइव आने वाला हूँ, लाइव क्लासेस दूंगा आपको, डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स। और तो KH की वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। आइए KH के बारे में देखते हैं। KH के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है।
जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि वो दे रखा है कि जब हम HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन में, किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 293 केल्विन पर, तब हमें ग्राफ कैसा मिलता है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपके पास फार्मूला है P = KHX, ये फार्मूला है। एक तरफ P ले लीजिए, एक तरफ क्या ले लीजिए, मोल फ्रैक्शन ले लीजिए। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कहता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, देन ग्राफ शुड बी ऑब्टेन्ड इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। अब मान लीजिए मैंने आपको 2-4 वैल्यू दे दी, P की वैल्यू दे दी, X की वैल्यू दे दी, और मैंने कहा भाई जो ग्राफ प्लॉट करो एक गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आपने प्लॉट किया। अब ग्राफ कहीं ऐसा मिल रहा है ऐसे, तब ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं। ग्राफ के थ्रू आप पता कर सकते हैं, है कि नहीं, कि सर कि ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया, मान लीजिए किसी गैस के लिए P और KH के, P और X के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं और आपने इनको मिलाया, मिल गए, तो ग्राफ तो सीधा नहीं है, तो हेनरी लॉ नहीं है। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होने के लिए ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, इट इज द वैलिडिटी ऑफ हेनरी लॉ। अगर हेनरी लॉ वैलिड है तब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्लियर है। और एक बहुत बड़ी बात, इसका जो स्लोप होता है डियर स्टूडेंट्स, वो KH के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन बोर्ड में ये आ चुका है 2016 या 17 में CBSE बोर्ड में, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH, ठीक है, या हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KH। तो जनरली बच्चे क्या कहते हैं, सर फ्रॉम द फार्मूला P = KH वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। यस, यू कैन फाइंड आउट, बट व्हेन अ ग्राफ इज गिवन देन यू कैन हाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KH। ग्राफ दिया हुआ है तो भी आपको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो क्वेश्चन कहता है कि, या क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है, ये ICSE बोर्ड का क्वेश्चन था कि व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन P एंड X विद रिस्पेक्ट टू हेनरी लॉ, देन द वैल्यू ऑफ स्लोप इज बिलोंग्स टू, स्लोप की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, KH की वैल्यू से बिलोंग करती है। तो KH की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, एक तो फार्मूला है हमारे पास, सर आप P और X की वैल्यू दीजिए, मैं KH निकाल लूंगा। लेकिन अगर फार्मूला नहीं है हमारे पास ग्राफ दे रखा है, तो हमें उस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालने का तरीका मैं आपको जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है, टैन ड्रा करना पड़ता है। स्लोप पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, स्लोप ऐसे जाएगा डाउन जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। तो KH की वैल्यू हम दो तरीके से, एक तो फार्मूले से, दूसरा ग्राफ से प्लॉट करते हैं। जब P और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो KH की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्लोप की वैल्यू बराबर होती है। जानते क्या होता है, आपको P दे देगा, ऐसे स्लोप दे देगा और स्लोप इज इक्वल टू लिख देगा, ऐसे लिखेगा स्लोप इज इक्वल टू 20 बार। जिसको पता है कि स्लोप दिया 20 बार का मतलब KH की वैल्यू दे रखा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जो नहीं जानता नहीं कर पाएगा। तो ग्राफिकली हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द हेनरी लॉ, तो ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ कैसा आना चाहिए, शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। स्लोप किसके बराबर होता है, KH के बराबर होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर होगा है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें, ये ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं, ये ग्राफ जैसे प्लॉट किया है, अगर मान लीजिए यहीं पे 2 गैस ले लें, 3 गैस ले लें, 4 गैस ले लें, क्या सबके लिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ही ग्राफ आएगा? क्या क्वेश्चन है मेरा कि एक गैस A है, एक गैस B है, एक गैस C है, एक गैस D, 4 गैसेस हैं अलग अलग, ठीक, और चारों गैस को एक ही टेम्परेचर पे हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो क्या KH की वैल्यू चारों गैस के लिए सेम आएगी? क्वेश्चन ये है, KH की वैल्यू चारों गैसेस के लिए सेम आएगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर? क्वेश्चन ये क्या आएगी? आप क्या सोचते हैं, आएगी? कतई नहीं आएगी। क्यों? इसके लिए ग्राफ अगर A के लिए ऐसे आएगा तो B के लिए हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है C के लिए ऐसे आए, हो सकता है D के लिए ऐसे आए। अगर चारों हेनरी लॉ फॉलो कर रही है, मतलब क्या हुआ कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। क्या पॉइंट शुड बी नोटेड, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट
for different gases. It means that the value of KH depends on the nature of gases. तो KH की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती है। KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैसेस, है कि नहीं, कि हेनरी लॉ की वैल्यू वेरिएबल है पर्टिकुलर गैस टू गैस। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हर गैस के लिए अलग अलग हेनरी लॉ की वैल्यू होगी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो KH की वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देखिए सेम टेम्परेचर पे मैंने चारों गैसेस के लिए ड्रा किया, तो A के लिए ऐसा आया, B के लिए ऐसा आया, C के लिए ऐसा आया, D के लिए ऐसे, मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन स्लोप अलग अलग मिलेगा, KH की वैल्यू अलग अलग है। तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक चीज और यहाँ से निकल के आया, क्या निकल के आया कि KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होती है? डिफरेंट होती है। टॉपिक क्लियर है? चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। अब आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, फिजिकली किस पे डिपेंड करता है। तो पहला, द वैल्यू ऑफ KH is a function of nature of gases, मतलब ये पहला सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। तो पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हो, क्लियर। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस मींस हाउ द वैल्यू ऑफ KH वेरिएबल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो पहली वेरिएबिलिटी ये दिखाई दे रही है, अभी आपने देखा ग्राफ पे कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर KH की वैल्यू डिफरेंट थी या नहीं थी। पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस कि KH की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, डिफरेंट गैसेस के लिए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट होती है। दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस दूसरा यही है, P इक्वल टू KH होता है, तो KH इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन X। X क्या है स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी। मतलब यहां से टर्म निकल के आता है कि K जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है। मतलब KH की वैल्यू, मान लीजिए दो गैस दी हुई है A और B, ठीक है, और इनकी KH की वैल्यू दे रखी है, इसका 20 बार दे रखा है और इसका 10 बार दे रखा है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो बट ऑब्वियस है, जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बोलेगा कि सर द वैल्यू ऑफ K इज रेसिप्रोकल टू द सॉल्युबिलिटी, देन B is more soluble than A, क्लियर। तो KH की दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि K जो होता है वो सॉल्युबिलिटी की क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको दो गैस का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो आप बता सकते हैं कि कौन गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी और कौन गैस लेस सॉल्युबल होगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर यहाँ दे, दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट के हिसाब से KH की वैल्यू जो है वो क्या होती है? मोल फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल होती है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? चलो, अभी तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, आपको अगर याद है तो याद करिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखी जाए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखी जाए तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये आपको पढ़ा चुका हूं, याद है? अरे भाई मेरे, मैंने आपको बताया था when a gas is dissolved in a liquid then the process is exothermic, and we know that in exothermic process
टेम्परेचर शुड बी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, वो होता है रेसिप्रोकल। तो बताइए टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल, केएच सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल, तो टेम्परेचर और केएच का क्या रिलेशनशिप है, जल्दी बताइए। केएच इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ये आया, क्या सिग्निफिकेंस आया, पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, मतलब KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, पहला फिजिकल। दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आया, द वैल्यू ऑफ KH इज रेसिप्रोकल टू सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, एक नंबर का क्वेश्चन कि दो गैसेस हैं A और B, उनमें KH की वैल्यू डिफरेंट है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बता लेंगे आप, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बोलिए, क्लियर। सॉल्युबिलिटी जिसके लिए KH की वैल्यू कम होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड, देखते हैं हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, तो ये इसके रेसिप्रोकल, ये इसके रेसिप्रोकल, तो दोनों भाई भाई भाई, आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक है, कौन है दुश्मन, ना पढ़ना, तो हम दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, बिगड़ेंगे। लेकिन अगर मेरा दुश्मन और आपका दुश्मन क्या है, जो लोग नहीं पढ़ते वो हमारे दुश्मन, जो पढ़ने वाले वो हमारे दोस्त, तो हम दोनों क्या हो गए, भाई भाई। मतलब कहने का क्या हो गया कि KH भी सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल है, टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली दुश्मन। मतलब KH बढ़ाएंगे, KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी। मतलब मान लीजिए कोई गैस, किसी भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई गैस A है, 293 केल्विन पे इसका KH निकालेंगे और 298 केल्विन पर इसका KH निकालेंगे, तो दोनों में जरा बताइए इसका कब KH की वैल्यू ज्यादा आएगी, जल्दी बताइए, कॉन्सेप्ट ही है, KH की वैल्यू कब ज्यादा आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू बढ़ेगी। अब इससे एक क्वेश्चन, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, पूछा जाएगा, आप किसी से पूछ के देखिए, जल्दी नहीं बता पाता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, बस राइट डाउन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार आइए सोचते हैं, वैल्यू ऑफ KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ गैसेस, मतलब डिफरेंट नेचर ऑफ गैसेस पे डिफरेंट KH की वैल्यू होगी। दूसरा पॉइंट, KH जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी KH की वैल्यू उतनी कम होगी, या यूं कह लीजिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उतनी कम होगी। और तीसरा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए KH टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पर KH, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूँ और वो इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, क्वेश्चन कहता है कि जो मैराइन या फिर डिफरेंट एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जरा ये बताइए एक्वेटिक स्पीसीज सर्वाइव कैसे करते हैं। एक्वेटिक स्पीसीज के पास गिल्स होते हैं, आपको पता होगा गिल्स, जैसे हमारे रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, उनके लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो वो गिल्स से क्या करती हैं, वो गिल्स से डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने पास लेती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको लेती है और उससे क्या करती है, सर्वाइव करती है, रेस्पिरेशन करती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड पे डियर स्टूडेंट, इन समर सीजन aquatic species becomes more uncomfortable, while in winter season aquatic species feels much more comfortable in aquatic life. Why? aquatic species गर्मी के दिनों में कंफर्टेबल फील नहीं करती, बट इन विंटर सीजन वो aquatic species ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। क्यों? अब जो रट्टू होता होगा वो तो कहेगा सर पता नहीं क्या होगा, सर वो ऐसा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती होगी, लेकिन भैया रीजन क्या है, बच्चे ऐसा लिख के चले आते हैं, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी ला कांस्टेंट वी नो दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इन वाटर इज हायर इन विंटर सीजन, बिकॉज वी नो दैट KH is directly proportional to temperature. In summer season KH is वेरी हाई, KH की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम। फैक्ट के अकॉर्डिंग आंसर दो ना, ऐसे थोड़ा आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना लिखना है, इन समर सीजन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज डिक्रीजेस ड्यू टू हायर टेम्परेचर, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ
KH is reciprocal to solubility and K is direct proportional to temperature। तो समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से KH की वैल्यू ज्यादा होती है, KH की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होती है, लो होती है, इसलिए एक्वाटिक स्पीशीज समर सीजन में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इन विंटर सीजन क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो KH की वैल्यू लो होगी, तो KH की वैल्यू लो होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्लियर है? तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो वहां आंसर लिखते समय आपको केवल ये टर्म यूज करने हैं। ये तीनों नोट कर लिया आपने, तो इसका सिग्निफिकेंस क्लियर है। आइए क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्लियर हो गया इससे। बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन लिखेंगे आप कि इन समर सीजन क्या होता है, समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है तो KH की वैल्यू हाई होगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये फैक्चुअल आंसर है ना। और आप यहां लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। व्हाइल इन केस ऑफ विंटर, देखिए किताब में 4-4 लाइन का आंसर लिखा था, कोई मतलब नहीं है सर। फैक्ट लिखिए, एग्जैक्ट सही आंसर क्या है, टेम्परेचर लो, KH की वैल्यू लो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन H2O। क्लियर है? अब एक बार इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया था, तो लोग परेशान हो गए भैया मेरे। क्या परेशान हो गए? क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम किसी गैस को मैराइन लाइफ में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं वो डीप में रहना पसंद करती हैं, गहराई में रहना पसंद करती हैं। यार सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ऊपर हाई है तो जो ऊपर का पानी होगा वो गर्म होगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन नीचे पानी क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। पानी नीचे ठंडा होगा, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आपको दिखाई देगा कि जो एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं वो डीप में ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। क्लियर है? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आ गया, एक्वाटिक स्पीशीज बिकम्स मोर कंफर्टेबल इन विंटर रादर देन इन समर। व्हाई? द रीजन इज दैट। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स कि जो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है? तो हेनरी लॉ का लिमिटेशन आज देखते हैं। लिमिटेशन को पता सोचते हैं, सुनील सर की लिमिट क्या है? सुनील सर की लिमिट है कि वो आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा सकते हैं इस लॉकडाउन में। क्यों भाई, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उससे ज़्यादा मैं बियॉन्ड जाके नहीं पढ़ा सकता। तो भाई लिमिटेशन तो देखनी पड़ेगा मुझे अपना। तो उसी तरीके से हेनरी लॉ का भी लिमिटेशन होगा, हर जगह नहीं फॉलो कर देंगे। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब दोस्तों कब हेनरी लॉ फेल कर जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ओपन करिए। जब आप कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या देखते हैं? जब आप कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो गैस है, अगर वो गर्म हो गई है कोल्ड ड्रिंक तो गैस नहीं निकलती। लेकिन अगर वही गैस कम है, टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, खूब तेजी से गैस निकलती। वाई? क्योंकि तब हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर हाई हो गया, हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कहने का ये हो गया कि जो आपकी कंडीशन थी वो यहीं पे लागू होगी। लॉ बिकम्स लेस, उसका रीजन क्या हो जाएगा, आपने देखा अभी P, KH और X यही 3 वर्ड यूज किए थे, तो लिमिटेशन भी यहीं से निकल के आएंगे। अच्छा चलिए, प्रेशर को अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? यूं कह लीजिए, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैस को प्रेशर खूब लगा दीजिए तो गैसेस कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस होकर के क्या हो जाएगा, फाइनली डिसॉल्व हो जाएगी। आप प्रेशर हटाएंगे तो गैस निकल पे नहीं कर रही है। हेनरी लॉ तो तब एप्लीकेबल है ना कि जब प्रेशर बढ़ाएं तो गैस डिसॉल्व हो, प्रेशर कम करें तो गैस बाहर निकले, तब हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन आप प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिए, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिए
कि गैस परमानेंटली डिजॉल्व हो गई। चलो हेनरी लॉ अप्लाई करो। हेनरी लॉ कब अप्लीकेबल होता है? प्रेशर बढ़ाएं तो गैस डिजॉल्व हो, प्रेशर हटाएं तो गैस निकले। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब पहला लिमिटेशन आया, प्रेशर इज नॉट टू हाई, नॉट टू हाई, दैट इज प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, या यूं कह लीजिए प्रेशर इज लो। किसी को दूसरे टर्म लिखते हैं, प्रेशर इज लो। प्रेशर लो होगा तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर कर देंगे तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, अब हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ये होता है। क्यों? आप सीधे बोलेंगे हाइयर प्रेशर पे क्या होगा, अभी बताया मैंने, हाइयर प्रेशर पे क्या होगा, गैस परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगी, तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो प्रेशर इज नॉट टू हाई का मतलब क्या? प्रेशर इज लो, ये तो मतलब क्या? चलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो पहला लिमिटेशन क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेशर लो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर भाई साहब के बारे में डिस्कस करते हैं। आप कहते हैं कि फिर वही दूसरी कंडीशन भी आप लेके हो जाएगी, टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दें तो भी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो क्या हो जाएगा? बहुत कम कर देंगे तो गैस तो परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगी, है ना? तो क्या है? टेम्परेचर इज नॉट टू लो। तो दूसरा लिमिटेशन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो गैस परमानेंटली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी और हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा है द गैस इज तीसरा क्वेश्चन है द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड। मतलब गैस जो होनी चाहिए नॉट हाईली सॉल्युबल, नॉट द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। भाई अब मान लीजिए आपने डिसॉल्व किया और गैस डिसॉल्व हो गया, फिर अगर आप निकाले जा रहे हैं निकल ही नहीं है, तो हेनरी लॉ कब अप्लीकेबल होता है स्टूडेंट? कि प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर कम था, गैस डिसॉल्व हुई, प्रेशर और टेम्परेचर को हटाए तो गैस निकल गई, तब तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। और जो चौथा पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि गैस शुड बी केमिकली इनर्ट। गैस क्या होनी चाहिए? केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, मतलब केमिकली वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ना तो सॉल्वेंट में इसके साथ केमिकली इनर्ट विथ सॉल्वेंट। मीन्स इसका क्या मतलब हो गया? इनर्ट होने का क्या मतलब हो गया? नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। जब गैस को हम वाटर में मतलब लिक्विड में डिसॉल्व करें तो ना तो वो एसोसिएट करनी चाहिए और ना ही क्या करनी चाहिए? डिसोसिएट करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है? हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होने के लिए ये कंडीशन है कि गैस केमिकली इनर्ट होनी चाहिए विद सॉल्वेंट। तो लिमिटेशन हेनरी लॉ का ये चार था। पहला, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो गैस परमानेंटली लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी और फिर आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गैस परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा, गैस नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं करेगी। और तीसरा जो होता है, गैस इज केमिकली इनर्ट विद सॉल्वेंट। गैस केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, अगर कहीं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गई, जैसे क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस when HCl is dissolved in NH4OH। अगर HCl को NH4OH में डिसॉल्व करेंगे तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। यार सिंपल सी बात है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NH4Cl। तो केमिकली रिएक्ट कर गई, केमिकली रिएक्ट कर गई तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। होगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि HCl को NH4OH में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, ये केमिकली रिएक्ट कर रही है, केमिकली रिएक्ट कर लेगी तो ये चौथा वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब सर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बोर्ड में कि अमोनिया को
अगर हम HCl लिक्विड में डिजॉल्व करें तो क्या होगा? क्या हेनरी लॉ एप्लीकेबल है? अमोनिया और HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl। सर नहीं पॉसिबल है। बोलिए पॉसिबल है? चलिए दूसरा क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा? कतई नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड पता है कि वाटर में डिजॉल्व करने पर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, पहले सल्फ्यूरिक H2SO3 बनाएगा, बाद में H2SO4 बनाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गैस इज केमिकली इनर्ट विद सॉल्वेंट, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगी। तो क्या हो गया? प्रेशर इज नॉट टू हाई, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, गैस इज नॉट मच सॉल्युबल इन गैस लिक्विड एंड द गैस शुड बी केमिकली इनर्ट। ये हो गया लिमिटेशन। तो आज के टॉपिक में आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, KH का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा और लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो कल डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और कल से आपको वीडियो लेक्चर कंटिन्यूस मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। और हम लोग जल्दी लाइव आने वाले हैं, प्रयास करूँगा, कुछ नहीं तो संडे को तो लाइव मिल ही जाए हम लोग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नाइदर एसोसिएशन नॉट एसोसिएशन, ये बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेनरी लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कल के वीडियो को मत छोड़िएगा डियर स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए। वीडियो कंप्लीट होने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। दिस इज द एनर्जी फॉर मी। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।